स्वागत है। आज हम मानव शरीर के एक ऐसे हिस्से पे गहराई से बात करने वाले हैं जिसे हम रोज देखते तो हैं पर शायद उतना समझते नहीं, हमारी त्वचा। हमारे पास जो जानकारी है वो त्वचा की बनावट और उसके जो तमाम काम हैं उनका एक काफ़ी डिटेल्ड बायोलॉजिकल एनालिसिस है। और आज हमारा मकसद है इस जानकारी के जरिए ये समझना कि त्वचा सिर्फ एक बाहरी कवर नहीं है, ये कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और हमारे लिए जरूरी है। ये सिर्फ एक परत नहीं है, सही कहा ना। ये तो एक जीता जागता लगातार बदलने वाला सिस्टम है जो हमें बचाता है, दुनिया से जोड़ता है और हेल्दी भी रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी परतों को खोलना। तो पहली बात तो ये कि त्वचा सिर्फ त्वचा नहीं है, ये एक पूरे सिस्टम का हिस्सा है। इंटेगुमेंट्री सिस्टम है ना। हाँ, जिसमें बाल, नाखून और ग्रंथियां भी आती हैं। हाँ बिल्कुल। और ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ये बात अपने आप में ही सोचने वाली है। सोचिए, यही एक अंग हमें कितने खतरों से बचाता है। कीटाणु, केमिकल, सूरज की तेज किरणें मतलब यूवी रेडिएशन, और यहाँ तक कि फिजिकल चोट से भी। फिर ये पानी की कमी नहीं होने देता, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, हमें एहसास कराता है छूने का, महसूस करने का। हमारी इम्यूनिटी में इसका रोल है, और धूप से विटामिन डी भी यही बनाता है। तो ये एक तरह की मल्टीटास्किंग ढाल है जो लगातार काम कर रही है। वाकई ये तो बिल्कुल किसी सुपर हीरो के कवच जैसा सुनाई दे रहा है। अच्छा, तो फिर ये कवच बना कैसे है? आपने कहा 3 मुख्य परतें हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। हाँ, 3 मेन लेयर्स। तो सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस, उससे शुरू करते हैं। बिल्कुल। इसमें बताया गया है कि ये हमारी पहली सुरक्षा लाइन है। इसमें कुछ खास सेल्स होते हैं जैसे केराटिनोसाइट्स। हाँ, केराटिनोसाइट्स। जो केराटिन नाम का एक मजबूत प्रोटीन बनाते हैं। इसी से त्वचा में ताकत आती है। सही है, एकदम सही। यही केराटिन हमारे नाखूनों और बालों में भी होता है, उन्हें सख्त बनाता है। अच्छा, और दूसरे सेल्स थे मेलानोसाइट्स जो मेलानिन बनाते हैं। हाँ, मेलानोसाइट्स। ये मेलानिन बनाते हैं जो हमारी त्वचा को उसका रंग देता है और एक तरह से नेचुरल सनस्क्रीन का काम करता है, यूवी किरणों से बचाता है। और इसी एपिडर्मिस में कुछ और सेल्स भी हैं जैसे लैंगरहैंस कोशिकाएं। वो हमारी इम्यूनिटी की तरह हैं, बाहर के खतरों को पहचानती हैं। और मर्केल कोशिकाएं जिनकी वजह से हमें हल्का सा टच भी महसूस होता है। बाप रे, मतलब ये बाहरी पतली सी परत में इतना कुछ चल रहा है। हाँ, काफी कुछ। और एक कमाल की बात और पढ़ी थी मैंने कि ये परत हर महीने, मतलब लगभग हर महीने पूरी तरह नई हो जाती है। हाँ, करीब करीब 28 से 30 दिनों में ये रिन्यू होती है। नीचे नई कोशिकाएं बनती हैं, वो धीरे धीरे ऊपर आती हैं, पुरानी वाली की जगह लेती हैं, और जो सबसे ऊपर की परत है वो फिर झड़ जाती है। ये लगातार चलता रहता है। अरे वाह! इससे त्वचा ताज़ी और मजबूत बनी रहती है। इसकी भी कई उपपरतें हैं, स्ट्रैटम बेसिल, स्पिनोसम वगैरह, पर मोटा मोटी यही है कि नीचे बन रहा है, ऊपर ढाल बनकर बचा रहा है और फिर हट रहा है। हर महीने नई त्वचा। तो फिर एक सवाल मन में आता है, टैटू कैसे टिकते हैं? वो तो परमानेंट होते हैं। बढ़िया सवाल। देखिए, इसका जवाब अगली परत में है, डर्मिस में। अच्छा। एपिडर्मिस तो बहुत पतली बाहरी लेयर है। असली मजबूती, वो ढांचा जो है, वो डर्मिस से आता है। और टैटू की जो स्याही होती है वो एपिडर्मिस में नहीं, डर्मिस में इंजेक्ट की जाती है। ओह। और डर्मिस वो एपिडर्मिस की तरह हर महीने बदलती नहीं है, इसीलिए टैटू टिके रहते हैं। समझ गई। तो डर्मिस ही त्वचा की असली गहराई है जहां सब कुछ टिका हुआ है। कहा गया है कि ये त्वचा को ताकत और लचीलापन, मतलब स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी दोनों देती है। बिल्कुल। डर्मिस में कोलेजन और इलास्टिन नाम के प्रोटीन फाइबर्स का एक पूरा जाल होता है। कोलेजन मजबूती देता है और इलास्टिन वो खिंचाव, वो लचीलापन देता है कि त्वचा खिंचने के बाद वापस अपनी जगह आ जाए। जवान त्वचा में ये ज्यादा होते हैं, इसलिए वो टाइट और लचीली लगती है। और इसी डर्मिस में खून की नसें होती हैं, नर्व्स होती हैं, बालों की जड़ें मतलब हेयर फॉलिकल्स, और पसीने और तिल बनाने वाली ग्रंथियां सब यहीं होती हैं। अच्छा, तभी हमें छूने, दर्द, गर्मी, सर्दी का पता चलता है। हाँ, क्योंकि नर्व एंडिंग्स यहीं हैं और खून की नसें तापमान कंट्रोल करने में मदद करती हैं। और वो जो उंगलियों के निशान होते हैं, फिंगरप्रिंट्स, वो भी डर्मिस से ही जुड़े हैं। हाँ, डर्मिस की जो ऊपरी सतह है वो एपिडर्मिस में कुछ उभार बनाती है जिन्हें डर्मल पैपिली कहते हैं। अच्छा। फिंगरप्रिंट्स या फुटप्रिंट्स कहते हैं। और इसी ऊपरी हिस्से में हल्के स्पर्श को महसूस करने वाले रिसेप्टर्स भी ज्यादा होते हैं। इसके नीचे का जो रेटिकुलर हिस्सा है वो ज्यादा मोटा और मजबूत होता है, वो असल स्ट्रक्चर देता है। समझ गई। एपिडर्मिस, फिर डर्मिस, और सबसे नीचे वाली परत है हाइपोडर्मिस। इसका क्या रोल है? हाइपोडर्मिस, इसको सबक्यूटिस भी कहते हैं। ये ज्यादातर फैट मतलब वसा और लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है।
आप इसे बॉडी का कुशन या शॉक एब्जॉर्बर समझ सकते हैं। अच्छा। ये शारीरिक झटकों को झेलने में मदद करती है, शरीर की गर्मी को अंदर रोकती है, मतलब इंसुलेट करती है, और त्वचा को नीचे की मांसपेशियों और हड्डियों से जोड़कर रखती है। और हाँ, ये एनर्जी स्टोर करने का भी काम करती है, फैट के रूप में। तो ये तीनों परतें मिलकर वाकई एक गजब का सिस्टम बनाती हैं। लेकिन त्वचा अकेली नहीं है, बाल, नाखून, ग्रंथियां, ये भी तो इसी सिस्टम का हिस्सा हैं। सही कहा। ये त्वचा के सहायक अंग मतलब अपेंडेजेस कहलाते हैं। बाल, जो केराटिन से ही बने हैं, वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है। सिर के बाल धूप से बचाते हैं। भौहें और पलकें आंखों की रक्षा करती हैं धूल और पसीने से। और त्वचा पर जो महीन रोए होते हैं, वो हमें हवा या हल्के स्पर्श का एहसास दिलाते हैं। और नाखून? नाखून भी केराटिन की ही सख्त प्लेट्स हैं। ये उंगलियों और पैर की उंगलियों के सिरों को चोट से बचाते हैं और चीजों को पकड़ने में, ग्रिप बनाने में भी मदद करते हैं। और ग्रंथियां भी थीं स्रोत में, 3 तरह की ग्रंथियों का जिक्र था। हाँ, 3 मुख्य तरह की। पहली हैं सेबेशियस ग्रंथियां। ये ज्यादातर बालों की जड़ों से जुड़ी होती हैं और सीबम नाम का एक ऑयली सब्सटेंस बनाती हैं। सीबम, अच्छा, ये क्या करता है? ये तेल त्वचा और बालों को लुब्रिकेट करता है, मतलब मुलायम रखता है, उन्हें सूखने से बचाता है, और इसमें थोड़े एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं। तो ये त्वचा का अपना नेचुरल मॉइस्चराइजर हुआ। हाँ, कह सकते हैं। और दूसरी थी एक्राइन ग्रंथियां, ये पसीने वाली है शायद। बिल्कुल। एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स, ये पूरे शरीर में होती हैं, लेकिन हथेलियों, तलवों और माथे पर ज्यादा ये पसीना बनाती हैं, पानी जैसा। जब ये पसीना त्वचा पर आता है और उड़ता है, इवेपोरेट होता है, तो शरीर ठंडा होता है। अच्छा, तो गर्मी में या कसरत के बाद जो पसीना आता है वो इन्हीं से आता है। हाँ, मुख्य रूप से इन्हीं से। और तीसरी एपोक्राइन ग्रंथियां, ये कहाँ होती हैं और क्या करती हैं? ये ज्यादातर आर्मपिट्स यानी बगल में और ग्रोइन एरिया मतलब जांघों के बीच वाले हिस्सों में होती हैं। और ये प्यूबर्टी यानी यौवन आने के बाद ही एक्टिव होती हैं। ये एक गाढ़ा, थोड़ा दूधिया जैसा फ्लूइड बनाती हैं। इस फ्लूइड में वैसे तो कोई स्मेल नहीं होती, लेकिन जब त्वचा पर रहने वाले बैक्टीरिया इसे ब्रेक डाउन करते हैं, तब बॉडी ओडर यानी शरीर की गंध पैदा होती है। ओह, दिलचस्प है। तो ये सब मिलकर त्वचा को और भी ज्यादा मल्टीफंक्शनल बना देते हैं। हमने शुरू में त्वचा के कामों की बात की थी, पर अब ये सब जानने के बाद वो काम और भी ज्यादा इम्प्रेसिव लगते हैं, जैसे बाहरी खतरों से सुरक्षा। हाँ, देखिए, एपिडर्मिस की जो सबसे बाहरी परत है, स्ट्रैटम कॉर्नियम, वो एक फिजिकल दीवार की तरह है। सख्त है केराटिन की वजह से। फिर कोशिकाओं के बीच लिपिड्स यानी फैट है, जो इसे वाटरप्रूफ बनाता है। अंदर लैंगरहैंस कोशिकाएं हैं इम्यून गार्ड की तरह। और मेलेनिन तो है ही, यूवी किरणों के खिलाफ छाते की तरह, ताकि हमारे सेल्स का डीएनए डैमेज ना हो। और तापमान कंट्रोल करना, वो भी एक बड़ा काम है। वो कैसे होता है ठीक-ठीक? वो भी बड़ा स्मार्ट सिस्टम है। जब बॉडी गर्म होती है तो डर्मिस में जो खून की नसें हैं वो फैल जाती हैं, ताकि खून त्वचा के करीब आए और ज्यादा गर्मी बाहर निकल सके। और साथ ही एक्राइन ग्रंथियां पसीना बनाती हैं कूलिंग के लिए। और जब ठंड लगती है तब उल्टा होता है, खून की नसें सिकुड़ जाती हैं ताकि गर्मी अंदर ही रहे। और कभी-कभी मांसपेशियां कांपने लगती हैं, शिवरिंग होती है, वो भी गर्मी पैदा करने के लिए। त्वचा इसमें एक सेंट्रल रेगुलेटर का काम करती है। गजब। और महसूस करने की क्षमता, मतलब टच, दर्द, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब तो त्वचा के बिना सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। डर्मिस और एपिडर्मिस में, जैसा हमने कहा, अलग अलग तरह के नर्व एंडिंग्स और रिसेप्टर्स का पूरा नेटवर्क है। कुछ हल्के टच के लिए स्पेशलाइज्ड हैं, कुछ प्रेशर के लिए, कुछ वाइब्रेशन के लिए, कुछ दर्द के लिए, और कुछ तापमान में बदलाव के लिए। इसी से तो हम दुनिया से इंटरैक्ट करते हैं और खतरों से बचते भी हैं। सोचिए, अगर दर्द महसूस ना हो तो हम कितनी आसानी से जल जाएं या चोट खा लें। सही बात है। और 2 और काम थे, पानी की कमी रोकना और विटामिन डी बनाना, ये भी बहुत जरूरी है। हाँ, एपिडर्मिस की वो बाहरी परत, वो लिपिड बैरियर, शरीर से पानी को बेवजह उड़ने से रोकता है। इसके बिना हम बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो जाते हैं। और विटामिन डी वाली बात भी खास है। जब सूरज की यूवीबी किरणें त्वचा पर पड़ती हैं, तो त्वचा में मौजूद एक तरह का कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी में बदलना शुरू हो जाता है। ये विटामिन हड्डियों के लिए, कैल्शियम एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत जरूरी है। खासकर उन जगहों पे जहां धूप कम होती होगी, वहां ये और भी महत्वपूर्ण होता होगा। निश्चित रूप से। अच्छा, त्वचा के रंग पर भी बात हुई थी कि ये मेलेनिन से तय होता है, और गहरी त्वचा में ज्यादा मेलेनिन मतलब ज्यादा यूवी प्रोटेक्शन एक तरह का अनुकूलन है ना? हाँ, ये ह्यूमन एडेप्टेशन का एक क्लासिक उदाहरण है। मेलेनिन भी 2 तरह का होता है, एक भूरा काला यूमेलेनिन
और दूसरा पीला लाल फियोमेलेनिन। अच्छा। हाँ, हमारी त्वचा का रंग इन्हीं दोनों के रेशो और मात्रा पर निर्भर करता है। जिन इलाकों में सूरज की किरणें बहुत तेज होती हैं, जैसे इक्वेटर के पास, वहाँ ज्यादा यूमेलेनिन वाली गहरी त्वचा विकसित हुई। क्यों? क्योंकि ये यूवी किरणों से होने वाले नुकसान से बेहतर बचाती है, जैसे सनबर्न या त्वचा कैंसर का खतरा कम करती है। और जहाँ धूप कम होती है, वहां हल्की त्वचा विकसित हुई, जिसमें फियोमेलेनिन ज्यादा हो सकता है। हल्की त्वचा से शरीर कम धूप में भी आसानी से जरूरी विटामिन डी बना पाता है। तो ये दिखाता है कि त्वचा पर्यावरण के दबाव में कैसे ढलती आई है। वाकई कमाल का है ये अडेप्टेशन। अब बात करते हैं त्वचा के खुद को ठीक करने की क्षमता की। जब चोट लगती है तो ये जो हीलिंग प्रोसेस शुरू होता है वो भी तो अद्भुत है। हाँ, वो एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड प्रक्रिया है। जैसे कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो, इसके 4 मेन फेज होते हैं। 4 कौन कौन से? पहला है हीमोस्टैसिस, मतलब खून रोकना। जैसे ही चोट लगती है, खून की नसें सिकुड़ती हैं और खून में जो प्लेटलेट्स होते हैं वो जमा होकर एक क्लॉट यानी थक्का बनाते हैं, ताकि खून बहना बंद हो जाए। ठीक है, पहला स्टेप खून रोकना। फिर आता है इन्फ्लेमेशन यानी सूजन। ये असल में सफाई का फेज है। सफाई? हाँ, इम्यून सेल्स जैसे वाइट ब्लड सेल्स चोट वाली जगह पर पहुंचते हैं। वो वहां मौजूद बैक्टीरिया को मारते हैं, मरे हुए या डैमेज्ड सेल्स को हटाते हैं। इसी वजह से चोट वाली जगह पर थोड़ी सूजन, लालिमा, गर्माहट महसूस होती है। ये इन्फेक्शन रोकने और मरम्मत के लिए जगह साफ करने जैसा है। अच्छा, तो पहले खून रुका, फिर सफाई हुई। तीसरा चरण? तीसरा है प्रोलिफरेशन, मतलब नई चीजें बनना, पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण? हाँ, इस फेज में नया टिश्यू बनना शुरू होता है। फाइब्रोब्लास्ट नाम की कोशिकाएं आती हैं और कोलेजन का नया जाल बनाती हैं, मतलब घाव को भरने के लिए मचान तैयार करती हैं। नई खून की नसें बनती हैं ताकि नए टिश्यू को पोषण मिल सके। और एपिडर्मिस की कोशिकाएं घाव के किनारों से बढ़कर उसे ऊपर से बंद करने लगती हैं। वाह! और चौथा और आखिरी चरण? वो है रीमॉडलिंग, यानी जो नया टिश्यू बना है उसे मजबूत और बेहतर बनाना। अच्छा। ये सबसे लंबा चलने वाला फेज है। इसमें हफ्ते, महीने या साल भी लग सकते हैं, चोट पर निर्भर करता है। इसमें जो नया कोलेजन बना है उसे और अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जाता है, क्रॉस लिंक किया जाता है, ताकि त्वचा अपनी ज्यादा से ज्यादा पुरानी ताकत वापस पा सके। हालांकि ठीक हुई जगह अक्सर पहले जितनी मजबूत नहीं होती और एक निशान, स्कार, रह सकता है। पर यह पूरी प्रक्रिया दिखाती है कि शरीर में खुद को ठीक करने की कितनी जबरदस्त क्षमता है। सच में अविश्वसनीय है। अच्छा, हमारे स्रोत में कुछ आम त्वचा की समस्याओं का भी जिक्र था, जैसे मुहासे, एक्जिमा, सोराइसिस, त्वचा कैंसर। इनके बारे में भी थोड़ा जान लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल। मुहासे यानी एक्ने बहुत कॉमन है, खासकर टीनेजर्स में। ये तब होता है जब बालों के रोम, वो हेयर फॉलिकल्स, तेल और डेड स्किन सेल से ब्लॉक हो जाते हैं। फिर उनमें बैक्टीरिया पनपते हैं और सूजन हो जाती है, जिससे पिंपल्स बनते हैं। और एक्जिमा, वो क्या है? एक्जिमा, जिसे एटोपिक डर्मेटाइटिस भी कहते हैं, उसमें त्वचा में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन हो जाती है, जिससे बहुत खुजली होती है, त्वचा सूखी, लाल हो जाती है, कभी-कभी पपड़ी भी जमती है। ये अक्सर एलर्जी या इम्यून सिस्टम के ओवर रिएक्शन से जुड़ा होता है। और सोराइसिस वो अलग है। हाँ, सोरायसिस एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि बॉडी का इम्यून सिस्टम गलती से अपनी ही त्वचा कोशिकाओं पर हमला कर देता है। अरे! इससे त्वचा कोशिकाएं बहुत तेजी से बनने लगती हैं, सामान्य से कई गुना तेज। ये अतिरिक्त कोशिकाएं त्वचा की सतह पर जमा होकर मोटे, लाल, पपड़ीदार पैच बना देती हैं। और त्वचा कैंसर, इसका मुख्य कारण तो शायद धूप ही है। ज्यादातर मामलों में हाँ, सूरज की यूवी किरणें या फिर टैनिंग बेड जैसी आर्टिफिशियल यूवी लाइट जब बहुत ज्यादा एक्सपोजर होता है तो वो त्वचा कोशिकाओं के डीएनए को डैमेज कर सकती हैं। ये डैमेज जमा होता जाता है और कभी-कभी कोशिकाएं अनकंट्रोल्ड तरीके से बढ़ने लगती हैं, जो कैंसर का रूप ले लेता है। इसके कई प्रकार हैं, जैसे बेसिल सेल कार्सिनोमा, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा और मेलेनोमा। मेलेनोमा सबसे खतरनाक माना जाता है, इसीलिए धूप से बचाव बहुत जरूरी है। ये जानना सच में बहुत जरूरी है। अच्छा, आखिर में स्वस्थ त्वचा बनाए रखने के लिए कुछ टिप्स भी दिए गए थे। हाँ, और वो काफी प्रैक्टिकल टिप्स हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी है धूप से बचाओ, मतलब सन प्रोटेक्शन। सनस्क्रीन लगाना। हाँ, SPF 30 या उससे ज्यादा वाला ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन रोज लगाना, खासकर जब बाहर निकले। और सिर्फ सनस्क्रीन नहीं, टोपी पहनना, कपड़ों से त्वचा को ढकना, खासकर तेज धूप के समय में। पानी पीना, साफ सफाई और खान पान का भी जिक्र है। बिल्कुल, शरीर को हाइड्रेटेड रखना त्वचा के लिए अच्छा है।
तो पर्याप्त पानी पीना जरूरी है। रोजाना सौम्य क्लिंजर से त्वचा साफ करना गंदगी, तेल और मेकअप हटाने में मदद करता है। और डाइट, एक बैलेंस डाइट जिसमें खूब सारे फल, सब्जियां, एंटीऑक्सीडेंट्स, हेल्दी फैट्स हों, वो त्वचा को अंदर से पोषण देती है। और किन चीजों से बचना चाहिए? धूम्रपान से बचना चाहिए, क्योंकि वो त्वचा में खून का बहाव कम करता है और उसे समय से पहले बूढ़ा बना सकता है। और बहुत हार्श साबुन या केमिकल वाले प्रोडक्ट से भी बचना अच्छा है। वो त्वचा का नेचुरल ऑयल छीन सकते हैं और इरिटेशन पैदा कर सकते हैं। तो कुल मिलाके आज हमने ये समझा कि त्वचा सिर्फ एक बाहरी लिफाफा बिल्कुल नहीं है। ये एक बेहद जटिल मल्टीटास्किंग अंग है। ये हमें बचाती है, हमें दुनिया महसूस कराती है, हमारा तापमान कंट्रोल करती है, खुद को ठीक करती है और तो और पर्यावरण के हिसाब से ढलती भी है। ये सच में अद्भुत है। एक तरह से देखें तो जीवन की और उसके अनुकूलन की कहानी है। जब हम इसके जीव विज्ञान को समझते हैं तो हमें अपने शरीर की और ज्यादा सराहना होती है। ये पता चलता है कि हमें जिंदा और स्वस्थ रखने के लिए ये कितने जटिल और शानदार तरीकों से लगातार काम कर रहा है। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार है जिस पर शायद हम सब सोच सकते हैं। हमारी त्वचा जो है वो हमें बाहरी दुनिया से अलग करती है, एक तरह की सीमा बनाती है। पर यही त्वचा हमें बाहरी दुनिया से जोड़ती भी है, छूने से, तापमान महसूस करने से, यहाँ तक कि धूप से विटामिन बनाकर। तो ये सीमा कितनी सख्त है और कितनी इंटरैक्टिव, ये सोचने लायक है कि कैसे यही एक अंग हमें बचाता भी है और दुनिया से लगातार संवाद भी करता रहता है।